बिहार विधानसभा चुनाव के आगाज हो चुका है और सभी पक्ष अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। जहां राजनीतिक दल अपने बूथ के सशक्तिकरण की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, वहीं मतदाता मुद्दे बनाने और मुद्दे बिगाड़ने में लगे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने की पूरी तैयारियां लगभग अब द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। अर्थात बिहार में चुनाव का मौसम आ गया है। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं परमार मीडिया पर चुनाव से संबंधित चलने वाला हमारा नियमित कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हाँ, सत्ता के महासंग्राम में आज हम सिवान के 8 विधानसभा में अलग अलग तरीके से 8 विधानसभा के विश्लेषण करने वाले हैं। यह 2-3 चरणों में होगा। आज के चरण में हम चर्चा जो करेंगे वह विषय ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सिवान जिले में जनता भी कंफ्यूज है, गठबंधन भी कंफ्यूज है। गठबंधन यानी महागठबंधन और एनडीए, दोनों गठबंधन किम कर्तव्य विमुख दिखाई दे रहे हैं। जनता भी कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अपने आने वाले चुनाव में नेताओं से किस मुद्दे पर बात करना चाहिए, हमें मतदान किस मुद्दे पर करना चाहिए। इसको लेकर के जनता कंफ्यूज है और कमोवेश पिछले कई चुनावों से दिख रहा है कि जनता कंफ्यूज ही रहती है। राजनीतिक दल भी कंफ्यूज हैं और वह एकदम बुरी तरह से किम कर्तव्य विमुख की स्थिति में बने हुए हैं। सिवान जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर 2020 के चुनाव के दृष्टिकोण से हम देखें तो दरौंधा और गोरियाकोठी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जीरादेई और दरौली में माले के विधायक हैं। महाराजगंज में कांग्रेस के विधायक हैं। बरहरिया और सिवान में राजद के विधायक हैं। अगर हम गठबंधन के दृष्टिकोण से देखें तो पिछले चुनाव में महागठबंधन खेमे की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में महाराजगंज कांग्रेस को मिला था, दरौंधा और दरौली और जीरादेई माले को मिला था, रघुनाथपुर, सिवान और बरहरिया ये राजद को मिला था महागठबंधन में। पिछले बार एनडीए की अगर हम बात करें पिछले चुनाव में तो दरौंधा, सिवान और दरौली, गोरियाकोठी ये भारतीय जनता पार्टी को मिला था। उसी प्रकार से जदयू को रघुनाथपुर, बरहरिया, जीरादेई मिला था। सभी लोग मन से चुनाव लड़े थे और चुनाव का परिणाम भी आया था। जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीती थी, गोरियाकोठी, दरौंधा। राजद के लोग 3 सीटों पर चुनाव जीते थे, रघुनाथपुर, सिवान और बरहरिया। माले के लोग जीते थे जीरादेई और दरौली। इस बार की स्थिति यह है कि एनडीए में दल बढ़ गए हैं। अब लोजपा भी है एनडीए में, लोजपा रामविलास। महागठबंधन में तो कोई दल नहीं बढ़ा है। महागठबंधन की स्थिति वही है जो पिछले बार, हाँ वीआईपी पिछले बार एनडीए के साथ गया था, इस बार महागठबंधन में है। अब सिवान के जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें हम अगर 2-3 भागों में बांटे तो पहले हम एनडीए के दृष्टिकोण से, आज के इस वीडियो में एनडीए के दृष्टिकोण से हम चर्चा करेंगे। एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी हम चर्चा करेंगे। जदयू की चर्चा से
वीडियो के दूसरे पक्ष में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम चर्चा करें तो दरौंधा भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग सीट है। वहाँ दूर दूर तक किसी भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करणजीत सिंह और व्यास सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। उसी प्रकार से गोरिया कोठी भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षित सीट है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ से, तो वहाँ से देवेशकांत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों सीटों पर निकट भविष्य में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि सिवान के सोशल मीडिया में, सिवान के राजनीतिक हलकों में दरौंधा सीट को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वे सारे कयास धरे के धरे रह जाएंगे। ये परमार मीडिया का स्पष्ट आकलन है और स्पष्ट कहिए सोच है। जो लोग भी कयास लगा रहे हैं वह हवा में कयास लगा रहे हैं, क्योंकि अगर सिवान जिले में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक सीट सुरक्षित है तो वह दरौंधा सीट सुरक्षित है, जहां कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से गोरिया कोठी भी भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग सीट है, वह भी सुरक्षित है। अब भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जो चल रही हैं वह सबसे ज्यादा चर्चित और 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। उनके नेता सक्रिय हैं। वो दरौली विधानसभा क्षेत्र है, वो सिवान विधानसभा क्षेत्र है और रघुनाथपुर विधानसभा। पिछले बार बता दें कि पिछले बार यह सीट जदयू के कोटे में था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर लगाई हुई है कि इस सीट पर हमारी दावेदारी होनी चाहिए। अगर हम रघुनाथपुर की बात करें तो रघुनाथपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एकमेव उम्मीदवार अभी तक दिखाई दे रहे हैं। भविष्य राजनीति भविष्य की संभावनाओं का खेल है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वहां मनोज कुमार सिंह ही प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अभी एकमात्र अगर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं तो वो मनोज कुमार सिंह है। पार्टी उन पर दांव लगा सकती है, लेकिन मामला वहां यह फंसा हुआ है कि जदयू भी प्रयासरत है वहां कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। जदयू से भी 2-3 नाम काफी सक्रिय हैं, लोग प्रयासरत हैं। उसी प्रकार से वहां पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास थी, जिसके मनोज कुमार सिंह प्रत्याशी थे। तो लोजपा रामविलास भी इस बार रघुनाथपुर पर जबरदस्त दावेदारी कर रही है और खान ब्रदर्स की ओर से दावेदारी है, और भी कई नेता हैं, लेकिन मुख्य रूप से खान ब्रदर्स को आगे करके लोजपा उस सीट पर दावेदारी कर रही है। यानी वहां एनडीए का गठबंधन कंफ्यूज है। मैंने पहले ही कहा कि गठबंधन कंफ्यूज है। रघुनाथपुर को लेकर के एनडीए का गठबंधन एकदम कंफ्यूज है। वहां के कार्यकर्ता कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि टिकट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, कि टिकट जदयू को मिलेगा, कि टिकट लोजपा रामविलास को मिलेगा। तीनों लोग अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तीनों लोग भले ही एनडीए में हैं, लेकिन उनका आपस में कहीं तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीनों लोग अपने अपने सीट की दावेदारी कर रहे हैं। इसलिए एक दूसरे से बचते हुए, एक दूसरे से अलग रह करके अपनी तैयारी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि हम मजबूत हैं। एनडीए पूरी तरह से रघुनाथपुर में कंफ्यूज है, उसको पता नहीं है, एनडीए के कार्यकर्ताओं को पता नहीं है कि उनके बड़े नेता क्या निर्णय लेंगे, यह सीट किस पाले में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को जाएगा कि जदयू को जाएगा कि लोजपा रामविलास को जाएगा। वहां महागठबंधन स्पष्ट है। महागठबंधन के सिटिंग विधायक हैं हरिशंकर यादव जी। ऐसी पूरी संभावना है कि इस बार सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब हो सकता है कि राजद के उम्मीदवार हो, या फिर वो लोग जिसको चाहेंगे, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार जिसको चाहेगा उसे टिकट मिलेगा राजद से। वो हरिशंकर यादव भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं। अगर ओसामा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वह उनके द्वारा जो नाम सुझाए जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाएगा, ये लगभग तय है। अब हम दरौली की बात करें, रघुनाथपुर से सटे दरौली है। दरौली में भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरह से ये मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार होने वाले हैं दरौली में। इसलिए जदयू की वहां सक्रियता कम दिख रही है। एनडीए खेमा की मैं बात करूं, वहां लोजपा रामविलास की भी सक्रियता कम दिख रही है। वहां सबसे ज्यादा मारामारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर के है। दर्जनों लोग अभी तक कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार के रूप में। वह रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि दरौली में भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन का वह माले का सीट है। असददेव राम जी वहां के विधायक हैं। माले में दूर दूर तक परिवर्तन की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब हम सिवान आते हैं। सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी जी विधायक हैं। उम्र के हिसाब से ऐसा लगता है कि अवध बिहारी चौधरी जी को इस बार विश्राम मिलने की संभावना है, लेकिन विश्राम उसी शर्त पर मिलेगा जब अवध बिहारी चौधरी जी जिसे चाहेंगे उसे उम्मीदवार बनाया जाए। या हो सकता है कि अवध बिहारी चौधरी ही चुनाव लड़े। यहां अवध बिहारी चौधरी और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के परिवार के सहमति से, दोनों लोगों की सहमति से ही कोई चुनाव लड़ेगा। अगर अवध बिहारी जी नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल अपना कोई उम्मीदवार दे जो अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब, ओसामा साहब की सहमति से। बहुमत नहीं चलेगा इसमें, दोनों लोगों की सहमति जिस उम्मीदवार पर होगी वही महागठबंधन का प्रत्याशी हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी ही प्रत्याशी होंगे। यहां बड़ा दिलचस्प स्थिति एनडीए खेमा का है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का यह सीट है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में यहां से चुनाव लड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि सिवान विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन प्रत्याशी घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे कह दिया गया है कि आपको चुनाव लड़ना है। ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो शायद वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन वह विधायक बनने की ख्वाब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे कुछ प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे पर कि उनके परिवार के लोग वार्ड के चुनाव भी नहीं जीते, लेकिन वह ख्वाब देख रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विधायक होंगे। कई नाम हैं, हम अगले वीडियो में हर नामों का विश्लेषण करेंगे, उनका मेरिट क्या है, उनका डिमेरिट क्या है। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी, हाँ ये मैं बता दूं कि पिछले बार यहाँ ओम प्रकाश यादव जी चुनाव लड़े थे और ओम प्रकाश यादव जी प्रबल दावेदार हैं इस टिकट के लिए। लेकिन जिस प्रकार से दूसरे उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ गई है, ओम प्रकाश यादव जी उम्र के एक पड़ाव में पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि ओम प्रकाश यादव जी को टिकट नहीं मिले। ओम प्रकाश यादव जी के पुत्र उनके स्थान पर वही ज्यादा सक्रिय हैं, ओम प्रकाश जी कम सक्रिय दिख रहे हैं। ओम प्रकाश जी की इच्छा है कि उनके पुत्र को यहां से टिकट दिया जाए और उनके पुत्र हैप्पी यादव लगातार क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं। वो एक प्रबल दावेदार हैं और नए लोगों को मौका मिलता है तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ के पूर्व विधायक, सिवान के बिहार सरकार के पूर्व राज्य मंत्री व्यासदेव प्रसाद जी के पुत्र भी सक्रिय हैं। कई नाम हैं, अनुराधा गुप्ता जी सक्रिय हैं, सुभाष सिंह जी सक्रिय हैं। ऐसे विनोद श्रीवास्तव एक भारतीय जनता पार्टी में हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हैं, पहले जनसुराज में थे, उसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, वह भी सक्रिय हैं। एक रूपम आनंद हैं, वह भी सक्रिय हैं। ऐसे 1 दर्जन लोग लगभग सिवान विधानसभा में सक्रिय हैं। सबसे ज्यादा मारामारी सिवान जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मारामारी अगर एनडीए के पक्ष में है तो वह सिवान में है और दरौली में है। देखना दिलचस्प होगा कि यहां से एनडीए किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं। इस वीडियो के अगले चरण में हम फिर चर्चा करेंगे महाराजगंज की, बरहरिया की, गोरिया कोठी की, जीरादेई की, दरौंदा की। आज सत्ता के महासंग्राम में ये संक्षिप्त चर्चा, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ एनडीए से कौन कौन लोग सक्रिय हैं,
राजद से कौन कौन लोग सक्रिय हैं, ये हमने चर्चा किया। हमने दरौली की चर्चा की, हमने सिवान विधानसभा की चर्चा की। हम इस वीडियो के अगले कड़ी में शेष जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, जिससे हम लगातार जो नए वीडियो लेके आएंगे वो आप तक पहुंचता रहे। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप हमें निश्चित रूप से बताएं। हम अगले वीडियो में आपके सुझाव को भी शामिल करेंगे। जल्द ही हम आपके बीच भी आने वाले हैं। चुनाव में आप पक्ष हैं और हम केवल नेताओं की बात नहीं करेंगे, हम मतदाताओं की भी बात करेंगे। हम आपके पक्ष को भी अपने चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। जाते जाते अंत में एक बार मैं क्षमा मांगना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने में कुछ व्यक्तिगत कारणों, कुछ तकनीकी कारणों के कारण हमारा कंटिन्यू वीडियो नहीं आया, आपके बाद वीडियो लगातार नहीं हो पाया। अब हम प्रयास करेंगे कि आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई हमारा नया वीडियो मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।